Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. आप सभी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा हमें और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि अपनी एक सीट आप बहुत एकदम से कंफर्म कर सको। जिस भी जॉब के लिए, जिस भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ करते रहिएगा। ओके हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हुआ है, ठीक है। उसमें हम कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका प्लूरल सेंस में क्या मतलब है, सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है, ठीक है। उसके अलावा हम कर चुके हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। उसके अलावा और जो उसकी मेन जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस होती हैं वो भी हम कर चुके हैं। ओके नेचर कैसा है इसका, वो साइंस है या फिर आर्ट है या फिर दोनों है। करैक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं हम, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो भी कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, और उसका सब्जेक्ट मैटर भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम करेंगे एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। क्लियर। चलिए आज हम करते हैं फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। क्लियर। एक मिनट, वेट वेट, जस्ट वेट। कहाँ, वेट। देखिए फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सब सिंपल क्या फंक्शंस है उसके फंक्शंस है मेकिंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स को सिंपल करना, प्रिसाइज करना, कंपेरेबल बनाना, रिलायबल बनाना, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करती है, ठीक है, और रिलायबल भी बनाती है और उनको कंपेरेबल भी करती है, ठीक है। इसी बात को लेकर जो R.W. बर्गस हैं उन्होंने क्या बोला है, द फंडामेंटल गोस्पेल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू पुश बैक द डोमेन ऑफ इग्नोरेंस, prejudice, rule of thumb, arbitrary and premature decision, traditions and dogmatism, and to increase the domain in which decisions are made, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बोली है कि उसको मतलब कि जो ये रूल ऑफ थम है, आर्बिट्रेरी है, पुश, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, पुश बैक करती है, ठीक है, और उनको इंक्रीज़ करती है जो डिसीज़न हम जिनसे हम डिसीजंस लेते हैं। ओके अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास जो इसके फंक्शंस है, फर्स्ट क्या हो गया, न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, जो डाटा को कलेक्ट करती है और उसको कैसे प्रेजेंट करती है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिससे कि आप इजीली उसको समझ सको डाटा को, और उस डाटा के बेस पर कोई ना कोई आप कंक्लूज़न निकाल सको, ठीक है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द डाटा। इसमें भी क्या होगा, वही कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, साइंस स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, उसको सिर्फ डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं करती बल्कि उस हेल्प भी करती है, ठीक है, उस डाटा को कंडेंस करने में, ठीक है। अब इसी में देखिए क्या बोला है, ए वॉ क्या कहता है कि जो पर्पज़ है स्टैटिस्टिक्स मेथड का वो क्या है, वो सिंप्लीफाई करता है ग्रेट बॉडीज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। यानी कि बहुत ग्रेट बॉडीज़ यानी कि बहुत बड़े टर्म्स में जो डाटा होता है उसको वो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। एक ह्यूमन माइंड जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता, जब हमारे डाटा बिखरे हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते बिना स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किए,
ठीक है, हम वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास आ गया एवरेज, डिस्पर्शन, ग्राफिक और डायग्रामेटिक हो गया, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये सब हम मेथड्स यूज़ करके डाटा जो होता है उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम सिर्फ डाटास को कलेक्ट ही नहीं करते, वो क्या करता है, कंपैरिजन के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, कंपैरिजन में कैसे हेल्प करता है, जैसे आप एक ही कॉलेज के इस बार के रिज़ल्ट को कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर रिज़ल्ट से या फिर डिफरेंट कॉलेज के रिज़ल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिनोमिना। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, रिलेशनशिप बनाती है दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स में। जैसे किसी कमोडिटी के आप डिमांड और सप्लाई में रिलेशन फाइंड आउट करते हो, प्राइस और वेजेस में आप डिफरेंस रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप, और टेम्परेचर एंड जर्मिनेशन टाइम ऑफ सीड्स, ठीक है, इनको भी आप क्या कर सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एनलार्जेस इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। जो बाउले है वो क्या कहते हैं, द प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडेड इज टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। बाउले जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर फंक्शन है वो क्या करना है, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, एनलार्ज करना है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक मास्टर की तरह होती है, जिसे जो ह्यूमन बीइंग है वो हर फील्ड में उसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वो एफिशिएंट रिजल्ट्स भी निकाल पाएगा, यूज़फुल टेक्निक्स भी यूज़ कर पाएगा। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस को भी वो बढ़ा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करती है, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करती है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे आपका इकोनॉमिक फील्ड हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल फील्ड हो गया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टैक्सेशन पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, इन सब को डिटरमाइन कैसे करती है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा के बेस पर ही इन सबको डिटरमाइन करती है और आगे क्या करती है, इनको फॉर्मुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान। जो आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या करते हो, जो आपके पास फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, ठीक है, उनसे एस्टिमेशन लगा के और फ्यूचर के लिए आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। कि जैसे जैसे अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें अभी आप कर रहे कॉन्टीन्यूसली धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बिजनेस, तो आप ये पूर्वानुमान लगा सकते हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसमें एक बाउले ने एक स्टेटमेंट दी है, बाउले स्टेटमेंट रेलिवेंट दैट स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट मे बी गुड और बैड, एक्यूरेट और द रिवर्स। एक्यूरेट भी हो सकते हैं, उसका उल्टा भी हो सकता है, बट इन ऑलमोस्ट केसेस, ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इट इज़ लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट देन अ कैजुअल ऑब्जर्वर इम्प्रेशन। जो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट होता है वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रहा है, वो एक्यूरेट रहा है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है, जो हाइपोथेसिस है उनको भी टेस्ट किया जाता है, जो डिस्कवर न्यू थ्योरीज बन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टेटमेंट दैट एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इज 66 इंचेज इन अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, हेयर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट दैट
the population, it is possible to test the validity of this statement by use of statistical technique. वही कि पूरी पॉपुलेशन उसमें पूरी पॉपुलेशन है, अब आप सबका तो नहीं कर सकते, तो बाय सैम्पल और स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आप टेक्निक्स यूज़ करके उस स्टेटमेंट को वैलिडेट कर सकते हो। क्लियर? ये थे आपके फंक्शंस। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस। अब देखिए, जब चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको बेनिफिट है उसका, तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस भी 100% आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ बेनिफिशियल है और उसकी कोई भी लिमिटेशन ना हो। क्लियर? तो ठीक है, देखिए अब हम लिमिटेशंस करते हैं। लिमिटेशंस क्या होंगी? ठीक है, न्यूशोलम क्या स्टेट देता है, न्यूज़ हॉल में क्या स्टेट देता है? वो कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च अ गुड वैल्यू बट हैविंग सेवरल लिमिटेशंस। उसकी वैल्यू तो अच्छी है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम एंड सच दे नीड आउट केयरफुल अटेंशन। और वहाँ पे हमें, ठीक है, केयरफुल अटेंशन करने की नीड है। अब जैसे फर्स्ट आपके पास लिमिटेशन क्या आ जाती है? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्ट्स। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ क्या करती है, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करती है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेस पर ही वो क्या करती है, कोई ना कोई कंक्लूज़न निकालती है। अब वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स में चाहे उसको डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, जैसे एज को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके ही कर सकती है, वेट, इनकम, ये सब हो गया। लेकिन अब जैसे आपके पास क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गई, ठीक है, किसी की मोरालिटी हो गई, ठीक है, ये इन चीज़ों को वो स्टडी नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंगल एक इंडिविजुअल कॉज को स्टडी नहीं करती है। उसके लिए हमारे पास एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए जिसकी बेस पे हम कोई ना कोई कंक्लूज़न निकाल सकें, ठीक है, या फिर डिफरेंट ग्रुप्स का होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड डाटा होना चाहिए। एक टाइम का डाटा या फिर एक ही इंडिविजुअल फैक्ट को लेकर हम कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते और ना ही स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर स्टडी करती है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। अब देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो क्या करती है, वो कुछ लॉस में कम्प्लीटली ट्रू नहीं होते, ठीक है, ओके, वो सिर्फ एवरेज के ऊपर काम करती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज परफेक्टली ट्रू यूनिवर्सल बट स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स आर नॉट परफेक्टली ट्रू। जैसे फिजिक्स का लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो परफेक्टली ट्रू है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूज़न होते हैं वो परफेक्टली ट्रू नहीं होते, ठीक है। सच एज द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इन इंडिया 62 ईयर्स, इट डज नॉट मीन कि हर पर्सन की एज जो है वो 62 होगी, ठीक है। ये सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी या फिर कुछ एक तरीके से एवरेज एज ही मानेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हर पर्सन की एज आपके पास 62 होगी ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स हैज़ लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी। जो स्टैटिस्टिक्स है, अब देखिए कॉर्नर ने क्या बोला है, स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अप्रोक्सीमेशंस और एस्टिमेट्स एंड नॉट प्रिसाइज मेजरमेंट। यानी कि वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट्स पर है, एग्जैक्ट हम उसको ट्रीट नहीं करते। और जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, सैंपल और सेंसस डाटा। इसका मतलब जैसे पूरी पॉपुलेशन का आपको रिजल्ट निकालना है, उसमें से आप कुछ एक सैंपल डिसाइड कर लेते हो और उस सैंपल की ही आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। जो डाटा है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसमें हम फिगर्स के साथ
फिगर्स या न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेकर चलते हैं तो उसको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया सकता है। और डिसऑर्डेड बाय इन एक्सपर्ट और अनस्किल्ड पर्सन, इट इज़ वेरी मच लाइकली टू मिसयूज द डाटा मोस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, बहुत से केसेस में जो इनएक्सपर्ट या अनस्किल्ड पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा डाटा का मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि डाटा को जो हैंडल करने के लिए हमें स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिनोमिना। अब देखो यहाँ पे क्रोकस्टोन और काउडन क्या कहते हैं, इट मस्ट नॉट बी एज्यूम्ड दैट द स्टैटिस्टिकल मेथड इज द ओनली मेथड टू बी यूज्ड इन रिसर्च, नाइदर दिस मेथड बी कंसिडर्ड द बेस्ट अटैक फॉर एवरी प्रॉब्लम। वही दिया हुआ है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वही एक मेथड है रिसर्च में यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ना ही उसको बेस्ट अटैक एवरी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट उसको मानना चाहिए। ठीक है, इस कंक्लूज़न के मतलब कि क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ हेल्प करती है और वो सप्लीमेंटेड होती है विद अदर एविडेंसेस। सेवन्थ नंबर देखिए क्या है, सेवन्थ नंबर में हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में बी मिसलीडिंग। अब देखिए, बिना किसी रेफरेंस के, यानी कि अगर हमें पहले से नहीं पता कि हम डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो डाउटफुल कंक्लूजन हमें दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ प्रिजनर्स इन द प्रिजन इट मे बी कंक्लूड दैट क्राइम इज इंक्रीजिंग। सिंपल, जब जेल में प्रिजनर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ से हम सिंपल क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के र्यूड बिहेवियर की वजह से प्रिजनर्स की संख्या बढ़ रही हो। ठीक है, और क्राइम कम हो रहा हो। ठीक है, वही है कि कभी कभी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमें मिसलीड भी करते हैं। क्लियर? इट इज़ वर्थ mentioning that every science based on certain assumptions, कि हर साइंस जो है किसी ना किसी certain assumption पर based होती है और उसकी limitations भी होती है। This does not reduce an importance of subject but lay emphasis on the facts that precautions should be taken while dealing with statistical analysis and interpretations। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस भी यूज़ करने चाहिए। ठीक है, हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम और इंटरप्रिटेशन के टाइम। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो मेन टॉपिक आपके पास आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ डाटा। अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा है, ठीक है, डाटा जो होते हैं वो फाउंडेशन स्टोन एंड बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हमें यूज़ करते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, ओके, अब आपके पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ डाटा कैसे है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है मेनली 4 टाइप से आपको गिवन है। फर्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, कलेक्शन के बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाता है वेरिएबल के बेस पे। ठीक है, वेट, वेरिएबल के बेस पे इसमें भी 2 आ जाते हैं, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। ठीक है, फोर्थ वन इज अरेंजमेंट के बेस पर। ये देखिए, रो डाटा,
और अरेंज डाटा। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्स के बेस पे। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में किया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जिसका नाम है डायरेक्ट न्यूमेरिकल डाटा। वो डाटा जिसको डायरेक्ट आप किस में कर सकते हो, एज, इनकम, प्रोडक्शन, मार्क्स, जिसको आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में मेज़र कर सकते हो। ठीक है, दोज फैक्ट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं वो आपके डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉन्टीन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में यानी कि इसमें इन जहाँ पे वैल्यूज़ इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हो और डिसकॉन्टिन्यू हो। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है बॉडिंगटन ने, डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ वन वेयर द वेरिएबल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे से वेरिएबल क्या करता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्ट आपकी एक फिक्स वैल्यू आएगी 1 2 3 4। क्लियर, इसके बाद आपके पास आती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसमें क्या होता है, ऑल वैल्यूज़ विद इन अ इंटरवल। जैसे एज 40 to 50 तक की एज कितने स्टूडेंट्स की है, 50 to 60 एज कितने स्टूडेंट्स की है, ये आपके पास आ जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, जैसे आपके पास दिया हुआ है कि आप डाटा कैसे बना सकते हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ईच डे इन अ मंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ 1000 बॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ लाइब्रेरी शेल्फ। ठीक है, ये सब कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव आपका हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, जो क्वालिटेटिव डाटा हो जाता है वो आपका कुछ फैक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम उसमें डिवाइड करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटी, जैसे लिटरेट्स, इलिटरेट्स, अनएम्प्लॉयड, ऑनेस्ट, ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स। यानी कि क्वालिटी के बेस पे जब हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं तो वो हो जाता है आपका क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, जैसे मैरिड, अनमैरिड हो गया आपके पास, ये क्वालिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स के बेस में भी हमने दो डाटा देखे हैं। ठीक है, वेट, फर्स्ट इज यूनिवेरिएट डाटा। ठीक है, सेकंड इज बाय वेरिएट डाटा। यूनिवेरिएट डाटा क्या होता है, जो सिर्फ एक ही वेरिएबल के बेस पर फ्रीक्वेंसी जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, सिर्फ वेजेस के बेस पर हमने क्या किया, वर्कर्स के नंबर को फ्रीक्वेंस किया। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेस पे हमने पर्सन्स को क्या किया, फ्रीक्वेंस किया। क्लियर, ये क्या हुआ, यूनिवेरिएट डाटा। जब बाई वेरिएट का आ जाएगा, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं लेकिन कितने बेसिस ऑफ वेरिएबल्स पे, टू। ठीक है, इसे हम टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल इससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम किसी कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो मार्क्स की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है, देखिए, टू प्रेजेंट द नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन वन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टू सब्जेक्ट्स, एक ही टेबल में दो सब्जेक्ट्स को लेकर टेबल बनाना, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लेकर, ओके। ऐसे ही हाइट वेट, दो आप वेरिएबल्स लेकर कोई टेबल बनाते हो तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बाय वेरिएट डाटा, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल के बेस पर आप क्या बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स, रो डाटा और अरेंज डाटा। रो डाटा क्या होता है, जब डाटा को अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे हम रो बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनप्रोसेस्ड डाटा होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है बाद में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। और अरेंज डाटा क्या होता है, ये प्रोसेस्ड होता है, अरेंज्ड होता है, समराइज्ड होता है, क्लासिफाइड होता है और टेबुलेटेड होता है प्रॉपर वे में, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, अरेंज डाटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास एक है कलेक्शन के बेस पर, रुकिए, ठीक है, ये हम कर लेते हैं कलेक्शन के बेस पर, ठीक है। एक है आपके पास कलेक्शन के बेस पर, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट आता है। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्राइमरी डाटा, ठीक है। सेकंड आ जाता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर खुद उसे कलेक्ट करते हो, यानी कि प्राइमरी डाटा क्या हो गया, सबसे पहले आप उसे कलेक्ट करके आप ही उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडरी फर्स्ट यूज़ हो गया और फर्स्ट कलेक्शन हो गई। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से किसी और ने कलेक्ट किया है, आप उससे डायरेक्ट वो डाटा लेकर यूज़ कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि प्राइमरी डाटा तो ये है कि अगर आपको किसी स्कूल के बच्चों की हाइट मेज़र करनी है तो आप क्या करते हो, आप स्कूल में जाकर, ठीक है, हर बच्चे की हाइट को मेज़र कर रहे हो, ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। इसी को सेकेंडरी डाटा में कब चेंज हो सकता है, ये जब आप स्कूल में जाकर हर बच्चे की हाइट मेज़र नहीं करते हो, आप क्या करते हो, स्कूल के टीचर से उनकी हाइट का पूरा डाटा ले लेते हो। अब देखिए, आपने उस डाटा के लिए खुद वर्क नहीं किया, आपने क्या किया, टीचर से डाटा लिया, तो टीचर ने पहले कलेक्ट करा हुआ है ना, तो वो टीचर के लिए तो वो प्राइमरी डाटा हो गया, लेकिन आपके लिए कौन सा डाटा होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। क्लियर, आपके लिए कौन सा डाटा हो गया, वो सेकेंडरी डाटा। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद आप डाटा के टाइप्स आप कर चुके हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा हो गया आपका, रो डाटा, एग्रीगेट डाटा, इनमें से आपके पास क्वेश्चंस कंफर्म आते ही आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये बिल्कुल आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन कर चुके हैं, इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है उस डाटा का। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डाटा कलेक्ट इन विच कलेक्टेड डाटा अरेंज्ड इन सेपरेट क्लासेस, जिसमें हम कलेक्ट किया गया डाटा को सेपरेट क्लासेस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, और ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या सब ग्रुप्स में करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रोसेस। क्लियर। अब जो सेक्रिस्ट है वो क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग दैम इनटू डिफरेंट क्लासेस। वही कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को अरेंज करते हो सीक्वेंस में, लेकिन किस बेस पे, उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। क्लियर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मीन्स द अरेंजमेंट्स
systematization of data into different classes, and these classes are determined on the basis of nature, objectives and scope of the inquiry. क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है क्लासिफिकेशन के. सबसे पहले टू कंडेंस द डाटा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कंडेंस करना, सिंप्लीफाई करना, और ताकि वो ईजिली क्या हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके. नेक्स्ट, टू ब्रिंग आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ डाटा. क्लासिफिकेशन क्या करता है, वो क्लियर कर देता है पॉइंट, सिमिलैरिटी के पॉइंट्स और डिससिमिलैरिटी के. जो सिमिलर होंगे उनको एक ही जगह पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, और डिससिमिलर डाटा को हम यहाँ पर नहीं लेंगे फिर इसमें, ठीक है, क्योंकि जैसे आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, एजुकेटेड को एक ग्रुप में कर लोगे, अनएजुकेटेड को आप अलग ग्रुप में कर दोगे. नेक्स्ट, टू मेक फैक्ट्स कंपेरेबल. जब डाटा अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ आपका और डिससिमिलैरिटीज़ आपके दोनों वेज में जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हो तो वहाँ से ईजिली आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो. टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप. क्लासिफिकेशन जो होता है वो रिलेशनशिप भी बनाता है, कैसे, कॉज एंड इफेक्ट का. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, बेस्ड ऑन लिटरेसी एंड क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप पीपल. ठीक है. नेक्स्ट, टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टेबुलेशन. सिंपल, जब डाटा को आप क्लासीफाई कर लेते हो तो उसके बाद टेबल ईज़िली फॉर्म कर सकते हो, यानी कि जो टेबुलेशन के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो एक ग्राउंड प्रिपेयर करके हमें दे देता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब इनसे क्या पता लगता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है किसमें, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में. ठीक है. द फैक्ट इज दैट द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस कैन नॉट इवन बी सॉर्टेड विदाउट क्लासिफिकेशन. बिना क्लासिफिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद आ जाता है आपके पास क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और रूल्स फॉर अ गुड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आता है अनएम्बिग्युइटी. जब हम वेरियस क्लासेस में डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट. वहाँ पे हमारे पास कोई डाउट और कन्फ्यूज़न का मतलब ही नहीं होता. ठीक है. जैसे हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड में कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंपली कैटेगरीज में आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे. ठीक है. आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा. नेक्स्ट, एक्सहॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए आपके पास, और वन आइटम मे नॉट बी फाइंड प्लेस इन मोर देन वन क्लास. जो एक आइटम है उसको एक से ज़्यादा क्लासेस में या ग्रुप्स में आपको नहीं लेना है. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, अर्बन, रूरल और हॉस्टलर. ठीक है. तो इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है, अब जो हॉस्टलर होंगे वो अर्बन में भी आ जाएंगे, रूरल में भी आ जाएंगे, तो ये क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी. जब आप वेरियस क्लासेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो स्टेबल होना चाहिए. सूटेबिलिटी क्लासिफिकेशन या जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहा था आपने क्लासीफाई भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे आपको रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड कोई वो करना है तो वहाँ पे जो है आपको नो नीड ऑफ क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड रिलीजन. ठीक है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी वही एक जो आप क्लासिफिकेशन करते हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप उसमें सिचुएशन चेंज होने पर ईज़िली उसमें आप क्या कर सको, चेंज कर सको. ठीक है. एक आइडियल क्लासिफिकेशन वही होता है दैट कैन बी एडजस्ट इटसेल्फ टू दीज चेंजेस एंड येट रिटेन्स इट्स स्टेबिलिटी. क्लियर. ये गुड क्लासिफिकेशन
कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद आपके पास आ जाता है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 मेथड्स दिए हुए हैं, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्लियर। जियोग्राफिकल में क्या आ जाएगा, एरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास हो गई होनेस्टी। ठीक है, और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। इसके बाद आपके पास आ जाता है टेबुलेशन। टेबुलेशन क्या होती है, टेबुलेशन आपका होता है फॉर्मेट ऑफ टेबल कि जब आप डाटा को क्लासिफिकेशन हो जाता है डाटा का, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको टेबल की फॉर्म में एक सिंपल मैनर से उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो वो क्या हो जाती है, टेबुलेशन। इन कॉमन लैंग्वेज, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। डाटा को सिस्टमेटिक वे में रो और कॉलम्स के फॉर्म में उसे क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस इज एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रॉज। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेबुलेशन के, हम टेबल क्यों फॉर्म करते हैं, डाटा को सिंपल बनाने के लिए, कंपैरिजन इजी करने के लिए, इकोनॉमिक स्पेस प्रेजेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, एनालिसिस ऑफ डाटा में हेल्प मिले और रेफरेंस के लिए। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन। इसमें हम डिफरेंट क्लासेस में डाटा को क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पर रो एंड कॉलम में करते हैं। सीक्वेंस ये पहले आता है, सेकंड फॉर्म आपका हो जाता है टेबुलेशन। सबसे फर्स्ट स्टेप अब ऐसे होता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, सेकंड आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन, और थर्ड आपके पास आ जाता है टेबुलेशन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है मेथड्स। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मेथड है, ये डाटा प्रेजेंटेशन का है। यूज़ ऑफ डाटा, इसमें ओरिजिनल डाटा यूज़ किया जाता है। इसमें डेरिवेटिव परसेंटेज के बेस में, कोफिशिएंट, प्रोपोर्शन, ये भी इसमें डाटा के साथ साथ ये डेरिवेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इम्पोर्टेंट। जो टेबुलर फॉर्म आप बनाते हो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम, यानी कि टेबल फॉर्म में जब आप बनाते हो हर आइटम की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए क्रॉक्स्टर और काउडन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल in which different values of variable are shown in the sequence of magnitude along with corresponding frequencies। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखिए टाइप्स कैसे होंगे, देखिए फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जब जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन जो है डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है दूसरों से। जैसे सिंपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज। ठीक है, तो 20 फैमिलीज में 2 चिल्ड्रंस के नंबर्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, ए टेबल विथ 3 कॉलम इज प्रिपेयर्ड। पहले कॉलम में आप लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यूज़, सेकंड कॉलम में टैली बार, टैली मार्क्स के बाद फिर उसके थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी बना सकते हो।
ठीक है, जैसे इन्होंने ये बनाई हुई है देखो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 कितनी फैमिलीज में, देखो 1 2 3 4, ऊपर इसमें देखो डाटा में देखिए 1 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 गिवन है। तो हम उसे क्या करेंगे, देखो जब हम 5 को डिनोट करते हैं 1 2 3 4, तो उसको ऐसे कट करके 5 बन गया। 2 चिल्ड्रंस ये दिए हुए हैं, 3 ये, 4 ये, 5 ये, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास टेबल हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसमें डाटा को अरेंज किया जाता है इन क्लासेस और ग्रुप्स विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, जिनको हम एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, एक क्लास इंटरवल उनमें होता है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी बिगनिंग और एंड तक देखने के बाद। ठीक है, विद इन अ गिवन रेंज ऑफ डाटा, एक डाटा। ठीक है, जैसे अब आपके पास ये नंबर्स गिवन है, ठीक है, इससे आप क्या टेबल बना सकते हो। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना होता है, रेंज। रेंज हम कैसे पता करते हैं, रेंज हम पता करते हैं, ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। उसके बाद क्लास साइज डिसाइड करना कि जैसे 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, फिर उसकी रेंज देखना। अब सॉरी, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं, जो आपके पास हर ग्रुप की रेंज आती है उसको क्लास साइज से जब आप डिवाइड कर देते हो तो वो आपके पास क्या बन जाती है, क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट मिड वैल्यू, जब आप लोअर लिमिट, इस लोअर लिमिट को प्लस में ये अपर लिमिट और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है, क्लास मिड वैल्यू। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये टेबल गिवन है आपके पास, मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 ये दिया हुआ है, इनकी टैली मार्क्स, इनके अकॉर्डिंग हम क्या बना देते हैं, फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल। मार्क्स आप यहाँ से देखोगे कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के हैं। ठीक है, अब देखिए 0 to 10 यहाँ पर है, 10 से 20 यहाँ है, तो 10 को आप इस वाले ग्रुप में इंक्लूड करोगे, इसमें हम 0 से लेकर 9 तक के बच्चों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब जो आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ आती है उसमें भी आपके पास 2 सीरीज़ आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट इंक्लूसिव, सेकंड एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, इसमें अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज़ इंक्लूडेड। जैसे यहाँ पे 0 से 9 है तो ये 0 से 9 इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आगे है 10 to 19, 10 से लेके 19 तक इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है, जैसे 0 to 10 है, 10 to 20, तो इस वाले में आप 10 को इंक्लूड नहीं करोगे, 10 को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, 10 को इंक्लूड हम इस ग्रुप में करेंगे। क्लियर, सिंपल। इंक्लूसिव में उसमें ऐड करते हैं, और जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ आपके पास आ जाती है उसमें हम अपर वैल्यू को नेक्स्ट ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर। कल हम मीन करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इंक्लूसिव में 0 से 9 है तो इसमें 0 से 9 तक, 0 और 9 दोनों को इंक्लूड करोगे। 10 से 19 है तो 10 और 19 दोनों को इंक्लूड करोगे। लेकिन जो एक्सक्लूसिव है इसमें 0 से 10 है और 10 to 20, तो इसमें 0 से 9 तक इंक्लूड करोगे। 10 को यहाँ इंक्लूड ना करके 10 को आप कहाँ इंक्लूड करोगे, 10 को हम इस वाले ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, सेकंड ग्रुप में। ठीक है, सेकंड ग्रुप में आप 10 से लेके 19 तक इंक्लूड करोगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मेन करेंगे। ठीक है, मेन मीडियन मोड अब शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, क्लियर। ठीक है, मीन मीडियन
और मोड कल हम कंप्लीट कर लेंगे ये, ठीक है। फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।